नमस्कार दोस्तों। सरकार ने दावा किया है कि उसने बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के काफ़ी काम किए हैं। वहाँ के आदिवासियों की हालत पहले से बेहतर हुई है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाने के बाद आदिवासियों के साथ संपर्क बेहतर हुआ है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान अब तेज़ होने लगा है। सुरक्षा बलों के कैंप लगने से नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगी है और उसमें काफ़ी कमी आई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि कुछ दिनों पहले कहा था कि माओवादी सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दक्षिण में करीब 300 किलोमीटर के आसपास बस्तर ज़िला है। 6000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इसके लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके में नक्सलियों का प्रभाव है। 1999 में प्रशासनिक कारणों से बस्तर को 2 ज़िलों में बांट दिया गया। 2 और ज़िलों में, एक था कांकेर और दूसरा था दंतेवाड़ा। ये दोनों ज़िले भी नक्सल प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीज़न, अगर पूरे डिवीज़न की बात करें, अभी हम ज़िले की बात कर रहे थे, पूरे संभाग की यानी कि डिवीज़न की बात करें तो ये करीब 39,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। घने जंगलों से युक्त है ये पूरा डिवीज़न और इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के इलाके पर नक्सलियों का दबदबा है, उनका कंट्रोल है। इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर है, कोई जाना नहीं चाहता यहाँ। नक्सलियों के लिए ये एक सुरक्षित पनाहगाह है, यानी कि एक सेफ़ हैवन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। ऐसे में नक्सलियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है कि वो वारदात छत्तीसगढ़ में करते हैं और आराम से इन दूसरे राज्यों में निकल भागते हैं। बड़ी बात एक ये भी है कि नक्सली इन इलाकों में लगातार विकास कार्यों का विरोध करते रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं, ये गलत नहीं है। आए दिन सरकारी परियोजनाओं में लगे वाहनों को आग लगा देना, ठेकेदारों को अगवा करके उनकी हत्या कर देना। बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि संचार की सुविधा यहाँ पर नहीं है, कम्युनिकेशन की सुविधा यहाँ पर नहीं है। 2015 में सरकार ने दूर दराज के इलाकों में विकास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए एक प्रगति प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसके तहत नए स्कूल, नई सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन नक्सली लगातार प्रगति प्रोजेक्ट का भी विरोध करते रहे हैं। 3 अप्रैल को तरेम, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी, वहां की सड़क का एक बड़ा हिस्सा माओवादियों ने काट दिया था। तरेम में नक्सलियों ने जिस तरह सुरक्षा बलों पर हमला कर 22 जवानों को मार दिया। 23 मार्च को नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों की एक बस को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया, जिसमें 5 जवान मारे गए। इसके अलावा भी नक्सलियों द्वारा बहुत सारी हिंसक घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं। उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि उनका जो प्रभाव है वो सिमट रहा है या कम हो रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है। ये भी गलत नहीं है प्रशासन जो दावा करता है कि नक्सलियों की घेराबंदी तो तेज़ हुई है और सुरक्षा बलों के जिस तरह से कैंप्स लग रहे हैं, उसके बाद नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि वो ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि उनकी उपस्थिति या उनकी मौजूदगी गांव वालों के बीच बनी रहे, उनका डर, उनका भय लोगों के बीच बना रहे। एक तो बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि प्रशासन दावा करता है कि अब बेहतर संपर्क हो रहा है। पिछले महीने भी माओवादियों ने सुरक्षा बलों को बस्तर से हटाने, कैंप्स को बंद करने और माओवादी नेताओं को रिहा करने की मांग के साथ शांति वार्ता की पेशकश की थी। लेकिन सरकार ने इस पेशकश को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी और माओवादी पहले हथियार छोड़ें, उसके बाद ही बातचीत हो गाँव वालों और प्रशासन के बीच। तो क्या नक्सलियों से इन गांव वालों का मोह भंग हो रहा है? क्या सरकार के दावों में दम है?
ये बड़े सवाल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था दोस्तों, तो उसमें नक्सल समस्या के समाधान के लिए एक नीति तैयार करने की बात उसमें कही गई थी और ये भी कहा गया था कि इसके लिए बातचीत का दौर शुरू किया जाएगा, वार्ता की जाएगी और सभी नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक राशि दी जाएगी। वो राशि 1 करोड़ रुपए की होगी ताकि विकास तेज़ हो और इन इलाकों को मुख्य धारा से यानी कि मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि अब करीब 2.5 साल के आसपास बीत चुका है और आज भी नक्सल समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस नीति नज़र नहीं आती है भूपेश बघेल सरकार की। और बातचीत शुरू करने की बात तो दूर है, भूपेश बघेल साफ कह चुके हैं कि हमने वार्ता करने की कभी बात ही नहीं की। हमने तो बातचीत करने के लिए सिर्फ पीड़ितों से कहा था कि हम पीड़ितों से बातचीत करेंगे, हम नक्सलियों से बातचीत नहीं करेंगे। और इसे लेकर अभी तक कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है सरकार की तरफ से कि क्या उसकी मंशा है नक्सलियों से बातचीत करने की। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ऐसा प्रपोज़ल, ऐसा प्रस्ताव दिया भी गया था। सरकार की तरफ से तो लगातार दोस्तों दावा किया जा रहा है कि बस्तर ज़िले में बहुत काम किया जा रहा है, बेरोज़गारी कम करने के लिए काम हो रहा है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। तेंदुपत्ता की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पूरे देश का लगभग 75% लघु वन उपज हमने ख़रीदा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी। शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं कि हमारी राय में विकास के सभी पैमानों पर बेहतर काम से ही माओवाद को ख़त्म किया जा सकता है, यही नक्सलवाद पर हमारी नीति है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि क्या इतने भर से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। सरकार से एक बड़ी शिकायत जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को लेकर भी है और उनका ये कहना है कि बहुत सारे मासूम निर्दोष आदिवासियों को बेवजह जेल में बंद करके रखा हुआ है। राज्य सरकार ने 2019 में जेलों में लंबे समय से बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए एक कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस A.K. पटनायक की अध्यक्षता में, और उसमें करीब 4,000 आदिवासी जो जेल में बंद थे उनकी रिहाई के लिए उनसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी, उनसे सिफारिशें मांगी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन सभी केसेस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। कुछ केसेस में ज़रूर फ़ैसला हुआ। कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो ये भी कहते रहे हैं कि जो बस्तर ज़िले में कैंप्स लगाए जा रहे हैं उसका विरोध आदिवासी गांव वाले करते रहे हैं, उसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन करते रहे हैं। सिलगेर में भी एक प्रदर्शन इस तरह का चल रहा है। इसके पीछे जो विरोध के पीछे जो वजह बताई जाती है वो यही है कि जब सुरक्षा बलों के कैंप्स लगते हैं तो आदिवासियों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं, बेवजह उनको उठा लिया जाता है, उनको नक्सली बता दिया जाता है, बेवजह उन पर केसेस, झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। तो इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को आदिवासियों के इन शिकायतों पर तो ध्यान देना होगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। तो सुरक्षा बलों पर इस तरह के जो आरोप लगे हैं उस पर अदालतों से लेकर मानवाधिकार आयोग, जनजातीय आयोग, इन सब ने भी बहुत ही कठोर टिप्पणी की है और कई मामलों में तो जो कॉम्पनसेशन है, जो मुआवजा है, उसकी भी अनुशंसा की गई है। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि ताकत के बल पर ना तो नक्सली अपना मकसद हासिल कर पाएंगे और ना ही सरकार नक्सलियों का सफाया कर पाने में कामयाब होगी। सरकार को आदिवासियों का भरोसा जीतना ही होगा, उनकी शिकायतें दूर करनी ही होंगी और बातचीत का रास्ता खोलना ही होगा। बातचीत से ही समस्या का समाधान हो पाएगा। जब आदिवासी गांव वालों का साथ नक्सलियों को नहीं मिलेगा,
आप उनको मार्जिनलाइज कर देंगे, तब ये कहा जा सकता है कि उनका खेल भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और उनके पास भी सिर्फ सरेंडर करने और मेन स्ट्रीम में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सरकार के दावों पर? और आप में से जो लोग बस्तर के रहने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ की सच्चाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बताइए वहाँ पर जो सरकार दावे कर रही है वो क्या सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।